सुबह करीब 4 साढ़े 4 का वक्त हो रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया, एक ज़ोर की आवाज़ आई। मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था, मैंने अपना इलाज नहीं कराया। जो डॉक्टर मेरे पास आ रहे थे, मैं पागलों की तरह उन्हें मार रहा था, उन्हें पीट रहा था। कोई मेरा इलाज करने से भी डर रहा। मैं शॉप पे जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं और लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ही भाई था ना, जो डेथ कर गया? अगर उस समय मैंने सही फैसला नहीं किया होता और सही तरीके से लोगों ने मुझे नहीं समझाया होता, तो मैं शायद आज प्रतीक बिहारी बन के यहाँ पर खड़ा नहीं होता। 10 मई को सुबह 3 बजे मैं अपनी नानी के घर पहुँचता हूँ, ताकि अपनी माँ को लेकर के अपने घर वापस आ सकूँ। साथ में मेरे 2 दोस्त भी थे, आदर्श और नीरज। माँ जल्दी से तैयार होती है, क्योंकि पहली बार मैंने माँ को अपनी गाड़ी में बैठाया था, जो कि मैंने 15 या 20 दिन पहले ही ली थी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और हमारा सफ़र शुरू होता है। गूगल मैप पे मैंने देखा तो करीब-करीब 1 घंटे का सफ़र बच रहा था। फिर माँ ने कहा कि गाड़ी में भजन बजाओ, सुबह का वक़्त है। सुबह करीब 4 साढ़े 4 का वक़्त हो रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया, एक ज़ोर की आवाज़ आई और उसके बाद क्या कुछ हुआ मुझे भी नहीं पता। फिर ना जाने मेरे अंदर कहाँ से ताकत आई। मैंने गाड़ी का शीशा तोड़ा, लोगों की मदद ली और फिर सबको उठा कर के मैं हॉस्पिटल पहुँचा। पहले हॉस्पिटल पे पहुँचने के बाद जो डॉक्टर थे वहाँ पे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद फिर भी मैंने कहीं से हिम्मत जुटाई और फिर मैं आदर्श, जो मेरा एक दोस्त था, उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। उसे लेकर के मैं दूसरे हॉस्पिटल पे पहुँचा। मुझे ये बात पता थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दोस्त भी मेरे लिए उतना ही महत्व रखता था जितनी मेरी माँ। उसके इलाज के लिए मैं उस हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ। साथ में मेरा एक और दोस्त था, जिसे उतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, नीरज, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था कि मैंने अपने आँखों के सामने अपनी माँ को खो दिया। और फिर आदर्श के बारे में मुझे सुनने में आया कि उसकी हालत क्रिटिकल है। माँ को खोने का दुःख एक तरफ था ही, तब तक मुझे पता चला कि आदर्श की सिचुएशन भी काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। फिर आनन-फानन में मैंने कई लोगों को कॉल किया। मेरा एक फ्रेंड है मुज़फ़्फ़रपुर में, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे अमन, मैंने उसे कॉल किया। तब तक मैंने अपना इलाज नहीं करवाया। मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था, मैंने अपना इलाज नहीं कराया। जो डॉक्टर मेरे पास आ रहे थे, मैं पागलों की तरह उन्हें मार रहा था, उन्हें पीट रहा था। कोई मेरा इलाज करने से भी डर रहा था। उसके बाद मेरे घर के कई लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। मुझे जानने वाले कई लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले तमाम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर जाकर के मुझे कहीं न कहीं ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हालाँकि उस सदमे को एक तरफ रख कर के मैंने अपने दोस्त की जान बचाने में तमाम जद्दोजहद की। तमाम तरीके से मैंने कोशिश की कि किसी तरह वो बच जाए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसकी ज़रूरत मुझे उस समय पे सबसे ज़्यादा थी। और वो इंसान भी कहीं न कहीं मेरे साथ उस वक़्त नहीं था। फिर जाकर के कुछ समय बाद 1 हफ़्ते का वक़्त लगता है, आदर्श एडमिट रहता है और 1 हफ़्ते के बाद मैं उसे भी खो देता हूँ। ये एक्सीडेंट मेरी लाइफ़ में एक ऐसा एक्सीडेंट था, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को एक अलग लेवल पे उलट-फेर करके रख दिया था। और कहीं न कहीं इस एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई, जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। हालाँकि माँ पहली बार मेरी गाड़ी में बैठी थीं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थीं। और यूट्यूब की कमाई से एक गाड़ी ले लेना एक सपना होता है हर यूट्यूबर का। और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हम तमाम लोग खुश थे। मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था कि हाँ भाई, गाड़ी आई है। काफ़ी काम चल रहा था, काफ़ी बिज़ी चल रहा था मैं। इस वजह से शायद मैं घर के लोगों को उतना ज़्यादा वक़्त नहीं दे पा रहा था। 2 ही दिन में चुनाव खत्म होने वाला था। फिर प्लान ये था कि माँ, पापा और तमाम घर के लोग, हम लोग जाएँगे किसी वैकेशन पे। लेकिन ये सपना मेरी आँखों के सामने उजड़ गया और कहीं न कहीं मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक्सीडेंट में खो दी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक बिहारी और शायद आपने ये लफ्ज़ मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फ़ेसबुक पेज या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर देखा होगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई, मिथिला के क्षेत्र से मैं आता हूँ और मिथिला के क्षेत्र में 100-100 मिलियन हर महीने, हर दूसरे महीने 100-100 मिलियन देने वाला पेज जो है वो मेरा ही है। बाकी आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। इस सक्सेस के पीछे क्या कुछ मैंने पाया और क्या कुछ मैंने खो दिया, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं अपनी कहानी की जो पहली शुरुआत करता हूँ वो मुंगेर से करता हूँ। मुंगेर, जिसे सिटी ऑफ गन्स कहा जाता है, वो मेरा पैतृक आवास है। हालाँकि वहाँ के माहौल उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वो बहुत ही प्यारा-सा जगह है। अगर टूरिज़्म की बात की जाए, तो वहाँ पर अगर आप जाएँ तो बहुत बढ़िया-सा जगह है वो। बाकी मुंगेर से मेरी फैमिली शिफ्ट होकर के आ गई थी समस्तीपुर, काफ़ी पहले ही। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस समस्तीपुर में चलता था। लेकिन पिताजी ने लाख प्रयास किया, लाख कोशिश की कि भाई इसे पढ़ा-लिखा के एसपी, डीएम, आईएएस ऑफिसर बनाया जाए। लेकिन
हमारा दिल तो यूट्यूब की तरफ ही लग रहा था। बार-बार कई यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया, बचपने में ही सही हमने गेमिंग चैनल शुरू किया, एडिटिंग वगैरह सीखने की कोशिश की, लेकिन तमाम जद्दोजहद कहीं न कहीं आके विफल होती नज़र आती थी। पिताजी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते थे कि भाई पढ़ाई-लिखाई छोड़ के मोबाइल में घुसे रहते हो पूरा दिन। लेकिन इससे शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हालाँकि धीरे-धीरे ये जो सिलसिला था यूट्यूबर बनने का, ये हम भूलते जा रहे थे। स्टैंडर्ड 9th में आने के बाद मैंने पूरी तरीके से यूट्यूब को गिव अप कर दिया था, क्योंकि तब तक मैंने 100 सब्सक्राइबर भी किसी भी चैनल पे गेन नहीं किया था। मेरी आदत थी कि कभी गेमिंग कर ले रहा था, कभी मैं स्टेटस लगा रहा था यूट्यूब पे। इस वजह से मैंने वहाँ पर कुछ भी गेन नहीं किया था। 10th पास आउट करने के बाद मेरा ये सपना था कि भाई दिल्ली वगैरह में आकर के अपनी आगे की पढ़ाई हम शुरू करें और आईएएस ऑफिसर बने। हालाँकि इस सपने से सब लोग राज़ी थे, लेकिन घर का इकलौता बेटा होने की वजह से मुझे दिल्ली आने की परमिशन नहीं मिल रही थी। 10th से लेकर के 12th तक का जो सफ़र था, वो काफ़ी ज़्यादा खराब बीता। गुस्से में आकर के सही से ना पढ़ाई हो पा रही थी और कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पा रहा था कि भाई करे तो करे क्या? फिर 12th खत्म होता है, उस समय मेरी दादी गुज़र जाती हैं। वहाँ पर एक छोटा-सा मुझे ब्रेक मिलता है और उसके बाद से मैं पटना चला आता हूँ। पटना आने के बाद कुछ दिन तो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगा, लेकिन उसके बाद मेरा जो रुख था वो यूट्यूब की तरफ चला गया। फिर से यूट्यूबर बनने का वो जुनून इस पर सवार हो गया और इस बार जो घर से पैसे आ रहे थे पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए जो पैसे आ रहे थे, उन पैसों से ट्राइपॉड, माइक्स और ये तमाम चीज़ें खरीद करके मैंने व्लॉग चैनल शुरू किया। अब व्लॉग चैनल शुरू हुआ है, तो हर व्लॉगर का सपना होता है कि भाई घूमने-फिरने जाएँ और अपनी अच्छी लाइफ़ लोगों को दिखाएँ। काफ़ी ज़्यादा कोशिश में थे, ना बढ़िया कैमरा था, ना बढ़िया गिम्बल था, ना ही बढ़िया कोई माइक था। बोया का एक वायर वाला माइक लगा करके हम लोग व्लॉग करते थे। बाकी अकेले राजगीर निकल गए और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ये बात समझ में आ गई कि भाई व्लॉग वगैरह अगर बनाएँगे तो सैटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। वो इज़्ज़त, वो प्रतिष्ठा जो शायद एक यूट्यूबर डिज़र्व करता है या उसका सपना देखता है, वो मिलने वाली नहीं है। राजगीर से लौटते टाइम जब स्टेशन पे मैं व्लॉग बना रहा था, तो एक पुलिस वाले ने आके मुझे डपट दिया। क्या कर रहे हो? ये गलत है, तुम क्या कर रहे हो? तमाम तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन उसने मुझे बताए कि ऐसा नहीं करना है, मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा। हालाँकि वहाँ मुझे चुप होना पड़ा और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। राजगीर से लौटने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया था क्या करना है। उस इंसिडेंट को भूल करके मैं लग गया कि भाई चलो फिर से व्लॉग बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक फ़ासला मैंने गुज़ारा और काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैं मिला। लेकिन उसके बाद जब एक बार दिल्ली में पहुँचा घूमने के लिए और व्लॉग वगैरह बनाने के लिए, यहाँ से लौटने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मैं भाई व्लॉगर नहीं बनने वाला हूँ। दिल्ली से लौटने के बाद हमारे दिमाग में एक न्यूज़ चैनल का एक कॉन्सेप्ट सामने आया। तमाम न्यूज़ चैनल्स थे लेकिन ग्राउंड पे समस्तीपुर में, जो कि मेरा जिला है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि भाई ग्राउंड पे उतरना चाहिए। कुछ समय हुआ, कुछ समय के बाद लगा कि भाई किसी का साथ चाहिए। 2-4 दिन का ही बस फासला था और उसके बाद से युवराज नाम का मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलता है और उसके साथ मैं एक चैनल शुरू करता हूँ जिसका नाम है सतर्क बिहार। आज सतर्क बिहार पे करीब-करीब साढ़े 4 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पेज पे। यूट्यूब चैनल पे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर भी हैं। फिर उसके बाद से ये जो सफ़र था ये शुरू होता है, न्यूज़ चैनल हमने शुरू किया, कई जगहों पे प्रदर्शन किया हमने, कई पत्रकार को गोली लगे तो वहाँ पर हम पहुँच कर के प्रदर्शन करते थे। इस वजह से लोग हमें काफ़ी ज़्यादा जानने लगे और फिर उसके बाद से धीरे-धीरे ये फ़ासला बीतने लगा। फिर एक और चैनल की शुरुआत हुई जिसका नाम था भारत टाइमलाइन, जो कि पहले प्रतीक बिहारी के नाम से चलता था। उसके बाद से ये भी सफ़र चलने लग गया, लेकिन इसमें भी सैटिस्फैक्शन उसके बाद नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि रीज़न ये था कि बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी फ़ील्ड में, सब अपने-अपने तरीके से काम कर रहे थे अगर हम वैसा काम कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि हम उन्हें कॉपी कर रहे हैं। मैंने युवराज से एक बार डिस्कस किया कि इंस्टाग्राम पे काम करना चाहिए और ये बात मेरे ख़्याल से 2022 और 2023 के बीच की होगी कि इंस्टाग्राम पे न्यूज़ सेक्टर में काम करना चाहिए। तो उस समय इस डिस्कशन का यही मूल निकल के आया कि भाई अभी इंस्टाग्राम ना पे कर रहा है, ना ही वहाँ से कोई इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील कुछ भी नहीं आ रहा है। वहाँ पर काम करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और वहाँ से हम लोग डिस्कस करके आते हैं कि भाई वहाँ पर अगर काम करते हैं तो सीनियर लोग हमें नहीं देखेंगे। फिर जाकर के ये बात वहाँ खत्म हो गई। फिर मेरे जीवन में आदर्श आया, वही दोस्त जिसे मैंने उस एक्सीडेंट में खो दिया। आदर्श के आने के बाद मुझे इंस्टाग्राम की लत लग गई। फेसबुक और यूट्यूब पैसे तो देते हैं, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब के पैसे देने के बावजूद इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है और फिर भी मेरा जो पहला वीडियो आता था वो इंस्टाग्राम पे आता था। उस समय न्यूज़ सेक्टर में कोई भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था। उस कायदे से जो अभी आप देख रहे हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लोग इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। उस समय पे इस तरीके से कोई भी एक्टिव नहीं था। फिर उसके बाद से इंस्टाग्राम का धीरे-धीरे सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद
आदर्श का साथ मिला, काफ़ी सिनेमैटिक्स और तमाम चीज़ों की हल्की-फुल्की नॉलेज आई और फिर जाकर के हमने एक नए तरीके से अपना काम शुरू किया। हमने न्यूज़ को सिनेमैटिक वे में देना शुरू किया। अभी हाल ही में अगर आप लोग मुझे देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एक न्यूज़ वीडियो जो कि एक रोड टूटा हुआ था, उसपे पानी लगा हुआ था, उस वीडियो पे 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। और वहाँ पर सिनेमैटिक्स और न्यूज़ और कहा जाए तो मैंने एक व्यंग किया था सरकार के ऊपर, "अब कहूँ मन केहन करै छे।" मैं मिथिला के क्षेत्र से आता हूँ और मिथिला का ही एक गाना है, "अब कहूँ मन केहन करै छे।" इस पे मैंने लगा कर के उस वीडियो को बनाया था और करीब 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पे गया। और कहीं न कहीं वो जो चीज़ थी, वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आप तमाम लोगों को पता होगा कि अभी कुछ समय पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने अपनी माँ को खो दिया, मैंने उस सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, जिसने मुझे जीवन में एक नए तरीके से जीना सिखाया था। मैंने आदर्श को खो दिया। उसके बाद से जब मैं लौटा था, इन तमाम चीज़ों को खोने के बाद से मैं समस्तीपुर लौटा था, तो लोगों को लग रहा था कि ये खत्म है, इससे अब कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, खुद भी फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और आने के तुरंत बाद सडनली 100 मिलियन व्यूज़ जब आते हैं चैनल पे, तब लोगों को लगता है नहीं, प्रतीक बिहारी अभी भी ज़िंदा है। आधे लोगों को शहर में ये पता है, आदर्श और मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि आधे लोगों को ये पता है कि मैं मर गया हूँ, आदर्श ज़िंदा है। और आधे लोग सच्चाई जानते हैं। जो लोग मुझे और आदर्श को काफ़ी करीब से जानते हैं, वो सच्चाई जानते हैं। वरना कई बार तो ये इंसिडेंट हुआ है कि मैं शॉप पे जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं और लोग लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ही भाई था ना, जो डेथ कर गया? वो समझ रहे हैं कि प्रतीक ही मर गया है। तो ये सिचुएशन था। उसके बाद लौटने के तुरंत बाद मैंने काम शुरू किया। लोगों को लग रहा था कि भाई काम बिल्कुल इसका ठप पड़ने वाला है। लेकिन उसके बाद मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद धीरे-धीरे फेसबुक पेज फिर से रीच में आने लग गया। इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा रीच आ गया। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे करीब-करीब 100 मिलियन के 3-4 वीडियो इंस्टाग्राम पे हैं। 80 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे कई वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगे। और साथ ही में समस्तीपुर, दरभंगा और मिथिला के क्षेत्र में इतना बड़ा पेज किसी का भी नहीं है न्यूज़ सेक्टर में। और ये बात मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि मिथिला का जो क्षेत्र है, उसके साथ हर बार कुछ न कुछ गलत होता है, हर बार मिथिला के क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ से मैं निकल कर के अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। फिर जाकर के मैंने अपने पेजेस पे काम शुरू किया। यूट्यूब, फेसबुक का सफ़र इस तरीके से चला कि भाई जहाँ मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, वहाँ आज मेरे एक फेसबुक पेज पे साढ़े 4 लाख फॉलोअर्स हैं, एक यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, एक फेसबुक पेज पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, एक यूट्यूब पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और अगर बात की जाए सबसे बड़ा पेज हमारा इंस्टा का है, जिस पे मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हैं। और ये सब कुछ हमारी जनता का ही प्यार है। और कहीं न कहीं हार्ड वर्क इस तरीके का चला है कि पिताजी मेरे बहुत समृद्ध थे। वो चाहते तो मुझे किसी भी बिज़नेस में सेटल डाउन करवा सकते थे। लेकिन होता है ना कि भाई पिताजी ने कह दिया कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो उन्हें करके दिखाना था कि हम यही काम करके देंगे। बात जब पिताजी की आती है तो मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है, अगर उस समय मैंने सही फैसला नहीं किया होता और सही तरीके से लोगों ने मुझे नहीं समझाया होता, तो मैं शायद आज प्रतीक बिहारी बन के यहाँ पर खड़ा नहीं होता। पिताजी, मैं और माताजी बैठे हुए थे। सब लोग आपस में बातचीत हो रही थी, तो भाई यूट्यूबर जब आप बनते हैं तो आपको लगता है भाई हमारे व्यूज़ कोई देख ले, हमारे फॉलोअर्स कोई देख ले। तो मैं मम्मी को बता रहा था कि मम्मी देखो इतने व्यूज़ मैंने गेन किए हैं, पापा मैंने इतने फॉलोअर्स गेन किए हैं। इसी बीच में पिताजी ने ताना कसते हुए कहा कि क्या यही करना है? मुझे लगा चलो आज बात कर ही लेते हैं। मैं बोला हाँ, यही करना है। तो उसके बाद फिर पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुझे सुनाया। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ने में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो पढ़ाई करनी है करो, जहाँ भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा एडमिशन कराया जाए तुम बताओ, मैं करवा कर दूँगा। तुम पढ़ाई करो, इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद तुम्हें यही करना है, इसी तरीके से घूमना है जिस चीज़ में ना कोई स्कोप है, ना कोई करियर है। पिताजी को शायद उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा विज़न क्या है। उस समय उन्होंने बहुत डाँटा, बहुत ज़्यादा डाँटा। इनफैक्ट उनकी डाँट से इतना ज़्यादा मैं गुस्से में आ गया था कि मैंने अपने पार्टनर को कॉल करके ये तक कह डाला कि आओ भाई बैठ के बात करते हैं, और मैंने सोचा था कि उस दिन पार्टनरशिप खत्म करते हैं, पेज उसके हाथ में हम लोग दे देते हैं। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने मुझे समझाया, मम्मी ने बैठ कर के मुझे समझाया कि ऐसा नहीं होता है, वो कह रहे हैं तुम्हें सबसे पहले उनके सामने खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। फिर कहीं न कहीं ये बात मेरे दिमाग में आई, फिर हम लोग बैठे और काम जो था वो छुप-छुपा कर होने लग गया पिताजी से। उनके सामने नहीं आता था, उनके सामने हम पढ़ाई भी कर रहे थे और छुप-छुपा करके उनके सामने से हट के काम भी हो रहा था। और काम इतना बढ़िया हुआ कि उसके बाद 6 महीने के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आना सामने आ गया। कोई भी अगर एक यूट्यूबर बनता है और कोई भी अगर फेसबुक पे आजकल काम करना शुरू कर रहा है, वहाँ पर रीज़न क्या होता है कि भाई चैनल मोनेटाइज़्ड नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मात्र 3 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज़्ड किया। कोई भी नॉलेज नहीं थी, कहीं से किसी तरीके की कोई गाइडेंस नहीं थी।
फील्ड के कुछ लोग थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों की गाइडेंस मिलती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा बन जाता है भाई, उसके पास उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसके खुद के चैनल के इतने काम होते हैं कि वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा। तमाम लोग इससे गुस्सा रहते हैं कि भाई वो इतना बड़ा बन गया तो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चाह के भी आप पे ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली और हमने 3 महीने के अंदर अपना यूट्यूब और फेसबुक दोनों मोनेटाइज़ करवा लिया। उसके बाद जो सबसे पहली पेमेंट हमारी आई थी, वो ₹6000 की आई थी। ₹12,000 था, जो पार्टनरशिप वगैरह में था, तो आधा-आधा हम लोगों ने बाँटा और ₹6000 हमारी पहली पेमेंट आई थी। उस ₹6000 को लेकर के मैं इतना ज़्यादा खुश था कि भाई 3 महीने हमने घिस के मेहनत किया और उसके बदले में ₹6000 वो मुझे 6 लाख के बराबर लग रहा था। और उसके बाद वो दिन था कि भाई 6000 मैंने रिसीव किया और आज का दिन है कि भाई उस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। पहले मैं ये सोचता था कि घर से सपोर्ट नहीं, पिताजी के तानों की वजह से उनसे लगता था कि भाई इनके सामने मुझे प्रूव करना है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। और कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर के मैंने कभी अपने पिताजी से ₹1 की मदद नहीं माँगी। हालाँकि जब मैंने उन्हें करके दिखाया कि भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, उन्होंने भी समझा कि भाई हाँ, ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ये किसी तरीके की किसी गलत चीज़ों में नहीं पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा माता-पिता को डर ये होता है कि बच्चों को अगर खुला छोड़ रहे हैं, तो वो गलत संगत में पड़ जाएँगे, नशे करेंगे और क्या-क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से मैंने खुद को दूर रखा और इस वजह से मेरे माता-पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने मुझे खुला छोड़ा कि भाई तुम्हें जो करना है, जिस तरीके से करना है करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और फिर उसके बाद से हमारा सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद से वो ₹6000 की पेमेंट कब ₹60,000 में बदली, कब 6 लाख रुपए में बदली, ये हमें नहीं पता। तमाम लोगों का मुझसे एक सवाल रहता है कि भाई यूट्यूबर कैसे बने? किस तरीके से खुद को निखारें और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आकर के पैसा कमाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों के लिए महत्व रखता है नाम। लेकिन ना उनके व्यूज़ आ पाते हैं सही से, ना ही वो लोग सही से काम कर पाते हैं और कहीं न कहीं उन लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भाई वो लोग लास्ट में अपने फ़ील्ड को छोड़ कर के चले जाते हैं। तो उनके साथ ये जो प्रॉब्लम आती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप अगर वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि व्यूज़ क्या होता है, लाइक्स क्या होते हैं। आप खुद को देखिए कि आप खुद में क्या कुछ बेटर कर सकते हैं। आप किस तरीके से खुद को बेटर कर सकते हैं। और कहीं न कहीं एक समय ऐसा आएगा जब आप कंटिन्यू रहेंगे, भले ही आपको उतने अच्छे से बोलने नहीं आता हो, भले ही आपको उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती हो, लेकिन कहीं न कहीं आप जो मेहनत करेंगे, उसके वजह से आपको वो एडिटिंग भी धीरे-धीरे आने लग जाएगी। आप धीरे-धीरे कंटिन्यू रहेंगे तो आपको खुद लगेगा कि भाई यहाँ कमी है, इस चीज़ को हम कवर अप कर सकते हैं। और जिस दिन आप उसे कवर अप कर लेंगे, तो कहीं न कहीं आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएँगे, एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन जाएँगे। जाते-जाते मैं जोश टॉक बिहार के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हर बड़ा से बड़ा इन्फ्लुएंसर आना चाहता है। हर बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर का सपना होता है कि भाई यहाँ तक पहुँचा जाए और कहीं न कहीं इन लोगों ने बिहार के लोगों के लिए इतना बढ़िया एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है कि वो लोग आकर के अपने बारे में बता सकें। काम हर कोई कर रहा है, वायरल हर कोई है, हर किसी को लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी सही तरीके से कोई नहीं जान सकता है, नहीं जान पाता है और कहीं न कहीं उनकी कहानी जानने की इच्छा हर किसी को होती है। तो जोश टॉक बिहार आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप अपनी कहानी आकर अपने उन फैन्स तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आपकी कहानी को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और वो लोग आपसे सीखना चाहते हैं। बाकी जाते-जाते जोश टॉक बिहार को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बोलने का एक इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म दिया और मेरी कहानी को आप लोगों तक पहुँचाया। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSDIS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स।
जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।